अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग CS 201 लेक्चर नंबर 45 को पढ़ने वाले हैं। आप लोग सोच रहे होंगे ये मैंने आज क्या ओपन करके रखा हुआ है, आपके सामने स्लाइड्स कहाँ गई। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूँ, ये हमारा इस सीरीज़ का लास्ट लेक्चर होने वाला है, लेक्चर 45। और इस लेक्चर के बाद सिर्फ हमारा एक और लेक्चर आएगा जिसके अंदर मैं आपको इंपॉर्टेंट MCQs जो हैं, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, आपके जो फाइनल टर्म के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, जो भी होगी ना, उसको मैं लेक्चर प्रोवाइड करूंगा। बस वैसे सीरीज का ये लास्ट लेक्चर है, ठीक है। तो MCQs का लेक्चर मैं आपको कल नहीं तो परसों जो है वो आपको लाजमी से शेयर कर दूंगा, मतलब कि फाइनल से पहले पहले आपको तमाम मटेरियल मिल जाएगा आपका। तो ये मेरे पास YouTube खोलने का मकसद यहाँ पर सिर्फ इतना है कि मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि क्योंकि ये लास्ट लेक्चर है तो आप लोगों ने तमाम ये लेक्चर्स जो है वो अच्छे से सुने, समझे और मुझे कमेंट भी किया कि आपकी समझ आ रही है ये वो, तो मुझे अच्छा लगा काफ़ी। लेकिन मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप सभी लोग जो ये वाली वीडियो देख रहे हैं लेक्चर 45 की, मैं उन सभी से कहता हूँ कि आप यहाँ पर जाएं लेक्चर नंबर 19 में और यहाँ पर एक कमेंट लिखें, अपना फीडबैक दें उसमें इस कोर्स के हवाले से। और उसके अंदर अगर आपको अच्छा लगा ये कोर्स तब भी आप लिखें, अगर नहीं अच्छा लगा, क्या क्या खामियां थी वो भी आप लिखें। बट बहरहाल फीडबैक आप लोगों ने लाजमी देना, कुछ भी दे सकते हैं, आपको अच्छा लगा चाहे नहीं लगा, जिस हिसाब से आपकी अपनी राय है वो आप यहाँ लेक्चर नंबर 19 में जाके कमेंट में मुझे लिख के बताएंगे। उसके अलावा जो ये लेक्चर नंबर 14 जो मैं ये अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ऑब्वियसली यहाँ पर तो नहीं होगा, 44 तक है ये। 45 जो मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस लेक्चर के कमेंट में आप लोगों ने सिर्फ इतना लिखना है कमेंट में कि प्रिपरेशन डन, ताकि मुझे पता लग जाएगा कि हाँ भी बच्चों की तैयारी है या नहीं है, और मुझे इस कोर्स के बारे में भी पता लग जाएगा कि क्या मेरा कोर्स सही जा रहा है या नहीं जा रहा। अगर सही नहीं जा रहा तो ऑब्वियसली आइंदा आने वाले लेक्चर्स में मैं अगर कुछ भी नया बनाता हूँ कंटेंट, तो मुझे पता होगा कि भाई मेरे अंदर क्या खामियां है, क्या कमियां हैं जिनको मुझे दूर करना है। तो आप तमाम लोगों से यही गुजारिश है कि आप लेक्चर नंबर 19 में मुझे फीडबैक ज़रूर से देंगे। अब आ जाते हैं हम लोग अपने लेक्चर्स की तरफ। लेक्चर नंबर हमारा 45, लास्ट लेक्चर ऑफ दिस सीरीज़। और मुझे तो काफ़ी खुशी हो रही है कि हम लोगों ने इतने कम वक्त में इस लेक्चर को ना मुकम्मल अप किया। लेक्चर नंबर 45 में हम लोगों ने बेसिकली जो जितना भी हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ के आ चुके हैं ना, उन तमाम को उसने ना एक दफ़ा रीकैप कर दिया, यानी कि ऐसे समंदर को कूजे में बंद करने वाली मिसाल होती है ना, तो वही उसने ना यहाँ पर बता दिया। तो ये तमाम के तमाम टॉपिक देखने में काफ़ी बड़े लग रहे होंगे लेकिन है छोटे छोटे से, तो इनको पढ़ लेते हैं। इनमें से सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर फंक्शन। अब असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर किसी भी एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए काम आता है। और आपको याद हो कि अगर लास्ट लेक्चर में हम लोग मैट्रिक्स की क्लास के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ रहे थे, तो वो थोड़ा सा ना यहाँ पर आपके हैंड्स आउट में उसने उसी एग्जाम्पल को लेकर समझाया ताकि बच्चों को आसानी से समझ आए। लेकिन मैं आपको दोनों तरह से समझा दूंगा। लिखा हुआ द असाइनमेंट ऑपरेटर इज द क्रूशियल इन प्रोग्रामिंग स्पेशली फॉर द डायनामिक मेमोरी एलोकेशन व्हेन डीलिंग विद मैट्रिसेस। इट इज यूज्ड फॉर द स्टेटमेंट लाइक A इज इक्वल टू B। असाइनमेंट ऑपरेटर इस तरह से, ये जो इक्वल टू वाला इसी को असाइनमेंट ऑपरेटर बोला जाता है। अब यहाँ पर इसकी जगह कोई वैल्यू भी हो सकती थी लेकिन उसने यहाँ वेरिएबल लिख दिया इस जगह पर। तो अगर मैं कुछ इसको इस तरह लिखना चाहूँ कि A इज इक्वल टू 10, तो इसका क्या मतलब होगा कि 10 जो है वो A के अंदर स्टोर हो गया। इसी तरह आप लोग वैल्यू को वेरिएबल से भी चेंज कर सकते हैं। टोटली डिपेंड करता है कि हमारे प्रोग्राम के ऊपर। वेयर A एंड B आर मैट्रिसेस। अब वो यहाँ पर क्योंकि मैट्रिसेस की मिसाल दे रहे हैं तो उसने अपनी एग्जांपल को मैट्रिसेस के ही गिर्द रखा। कहता है दो मैट्रिसेस है मेरे पास A और B और उनको मैं असाइन कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो B मैट्रिक्स है अब उसकी वैल्यू A में चली जाएंगी। टू हैंडल केस वेयर साइज माइट डिफर द ऑपरेशन नीड टू बी इम्प्लीमेंटेड केयरफुली। कहते हैं कि ये करने के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो ये कि आपका जो मैट्रिसेस है ना उनका साइज़ कम से कम सेम होना चाहिए। अब देखें ना, एक अगर मैट्रिक्स है 2x2 का और दूसरा B वाला जो मैट्रिक्स है वो है 3x4 का, तो अगर B वाले को आप A में असाइन करेंगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हो जाए उसके ना कोड में। तो वहाँ पर थोड़ा सा ना वो कह रहा है आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है। अब इसका ना नीचे उसने एक सेंटेक्स दिया हुआ है कि किस तरह से ये असाइनमेंट होता है। तो देखें ये जो पहली लाइन है ये वाली एक मैट्रिक्स है, ये दूसरा उसका मेंबर है। अब यहाँ पर देखें कॉन्स्ट मैट्रिक्स रेफरेंस ऑपरेटर, ये तो हम लोग पिछले पता नहीं 4-5 लेक्चर से देखते आ रहे हैं। उसमें यहाँ पर देखें सिर्फ उसने एक बात की है। जितने पिछले लेक्चर में हम लोग देखते आ रहे हैं उसमें सबसे पहले तो ये लाइन हम लोग लिखते थे सेंटेक्स में, कॉन्स्ट और मैट्रिक्स या ऑपरेटर जो भी था नाम। उसके बाद हम लोग ब्रैकेट में ये वाली लाइन लिखते थे। ऐसा था नहीं था, लेकिन हम बीच में ये इक्वल टू का साइन नहीं डालते थे। लेकिन इस लेक्चर में उसने क्या किया, अगर वो समझा रहे हैं आपको असाइनमेंट ऑपरेटर फंक्शन का, तो उसने सिंपल क्या किया, इन दोनों के दरमियान इक्वल टू डाल दिया। अच्छा, मैं इसको ना आपको याद करने का तरीका बता देता, तो सिंपल है, कोई इसका कम्प्लेक्स कोई प्रोग्राम नहीं आना, कुछ नहीं आना, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट आना चाहिए।
देखो आपको सिर्फ ये लाइन याद रखनी है, कॉन्स्ट मैट्रिक्स रेफरेंस ऑपरेटर, यहीं की यहीं कॉपी पेस्ट उठा के यहाँ ब्रैकेट में आप लोगों ने लिख देनी है। बस जहाँ रेफरेंस ऑपरेटर के बाद आपने ऑपरेटर का कीवर्ड लिखा था ब्रैकेट में, उसकी जगह आप कोई भी मेंबर फंक्शन या मेंबर वेरिएबल डाटा मेंबर दे सकते हैं। देखिए मैंने जैसे यहाँ पर m दिया है तो ये एक डाटा मेंबर है, आप अपने लिहाज से कोई भी अल्फ़ाबेट, कोई भी नाम, कुछ भी दे सकते हैं। बस आप लोगों को ये वाला एज इट इज़ लिखना होता है और जो यहाँ लिखा होता है यहाँ क्लास का नाम इस क्लास के नाम से मैच करना चाहिए और ऑपरेटर की जगह आप कोई भी डेटा मेंबर दे सकते हैं और एक सेमीकोलन लगाएंगे। अगर असाइनमेंट ऑपरेटर की बात कर रहे हैं तो बीच में असाइनमेंट ऑपरेटर आ जाएगा और कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से आप लोग असाइनमेंट ऑपरेटर फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे चलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर फंक्शन की थोड़ी सी डिटेल है ये। तो द रिटर्न मैट्रिक्स रेफरेंस टू अ वाइटल फॉर चेंजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। कहते हैं कि अगर 3 मैट्रिक्स हो तो इसका मतलब है सी को ए बी में असाइन किया जा रहा है, बी को ए में असाइन किया जा रहा है। इसी तरह सो ऑन, आप जितना मर्जी चाहें उसको बढ़ा सकते हैं। तो ये थ्योरी आप थोड़ा सा ना रीड कर लेना और ताकि लेक्चर का हमारा टाइम ज़्यादा ना लगे। तो ये सारे उसने थोड़ी थोड़ी ना इसके फ़वाइद वगैरह बताया हुआ है कि क्या ये करने से क्या आपके ना फ़ायदा हो जाता है। तो ये आप लोग एक नज़र पढ़ लेना। उसके बाद है एडिशन ऑपरेटर फंक्शन। अभी हमने पढ़ा असाइनमेंट ऑपरेटर फंक्शन, अब एक होता है एडिशन ऑपरेटर फंक्शन। एडिशन ऑपरेटर फंक्शन सिंपली यूज़ होगा कि आपने जब 2 मैट्रिसेस को ऐड करना है तो देखें द एडिशन ऑपरेटर प्लस अलाउ यू टू ऐड 2 मैट्रिसेस लाइक ए प्लस बी। अब वहाँ था a इज इक्वल टू बी जो अभी हम पढ़ के, इसमें है a प्लस बी। तो सिंपल इसमें क्या करेंगे, जहाँ पर आपका वही सिंटैक्स अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये बाकी थ्योरी आप पढ़ लेंगे ना, कोई मसले वाली बात तो नहीं है ना, आप लोग ये पढ़ लेना। और बस मैंने आपको ये बता दिया कि इसके अंदर ना 2 मैट्रिसेस को ऐड करते हैं। इसका मैं आपको एक नज़र ना हैंड्स आउट में से दिखा देता हूँ। ये देखें, ये है इसका ना एडिशन ऑपरेटर वाला, ये यहाँ से मैंने ये थ्योरी ही ली थी। इसके अंदर देखें अगर आप लोग यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स बना रखा है इन्होंने, इसके अंदर ये जो चीज़ है ना बॉडी इसकी, ये तो हम लोग कल के लेक्चर में देख के आ चुके हैं किस तरह से वैल्यू असाइन की जाती हैं, कैसे नंबर ऑफ कॉलम्स और रो को हैंडल किया जाता है। लेकिन ये जो स्टार्ट वाली लाइन अगर आप इसको ज़रा गौर से देखें, जो अभी मैंने आपको असाइनमेंट ऑपरेटर में भी ये बात थोड़ी सी समझाई, वहाँ पर ये था कि मैट्रिक्स था, मैट्रिक्स और ये ऑपरेटर। अब देखें वहाँ मैंने कॉन्स्ट लिखा हुआ था, इस मैट्रिक्स की जगह ना कॉन्स्ट लिखा हुआ था। ओके, आप लोग भी कॉन्स्ट लिख सकते हैं लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पर भी आपको कॉन्स्ट लिखना पड़ेगा, यहाँ पर नहीं लिखना पड़ेगा। तो ये एक ही सिंटैक्स आप लोग फॉलो करें। अगर आप लोग यहाँ बुक वाला करना चाहते हैं तो बुक वाला करें, वो जो मैंने आपको दिखाया वो वाला करना चाहते हैं तो वो वाला भी कर सकते हैं। इसमें आप लोगों ने बात सिर्फ इतनी याद रखनी है, जो ये ऑपरेटर के बाद आप लोग प्लस लगाएंगे, वहाँ क्या करते थे हम लोग इस इक्वल टू लगाते थे, यहाँ क्या करना है आप लोगों ने प्लस लगाना है। बाकी जो ब्रैकेट है उसके अंदर आप लोगों ने वैसे डाटा मेंबर और आपकी क्लास का नाम आ जाएगा, सिंपल। इसको करने से क्या होगा कि आपका मैट्रिक्स a प्लस बी ऐड हो जाएगा। अब इसमें एक ना मसला है, एडिशन में एक मसला है, वो ये कि a प्लस बी को तो मैं ऐड कर लूँगा, इस लाइन पे गौर करें अगर आप सेकंड नंबर वाली लाइन पर, तो a प्लस बी को तो मैं ऐड कर लूँगा, लेकिन उसके बाद इसका जो a प्लस बी का रिजल्ट होगा वो मैं कहाँ स्टोर कराऊँगा। तो उसके लिए मुझे एक तीसरा मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा c नाम से और मुझे इसकी वैल्यू उसमें स्टोर करानी पड़ेगी। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं मैं क्या करना चाह रहा हूँ। 2 मैट्रिक्स को मैंने ऐड किया, उसका रिजल्ट मैं कहाँ स्टोर कराऊंगा, एक तीसरा मैट्रिक्स बनाऊंगा। तो यहाँ कहीं ना कहीं क्या होता है, मेमोरी जो है मेरी ज़्यादा लग रही है। ऑब्वियसली मेरे पास पहले भी 2 मैट्रिक्स मेरे मेमोरी में होल्ड हैं, मैंने एक तो उनको जमा किया और उनकी जो वैल्यूज़ है एक तीसरे मैट्रिक्स मैंने बनाया उसके अंदर डाली। तो इस मेमोरी मैनेजमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है जो है प्लस इक्वल टू ऑपरेटर। तो इसको पढ़ लेते हैं। तो प्लस इक्वल टू ऑपरेटर हमारे उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है कि हमें तीसरा मैट्रिक्स ना बनाना पड़े। वो किस तरह, इसको पढ़ लेते हैं। व्हेन यूजिंग द प्लस इक्वल टू ऑपरेटर, जैसे कि a प्लस इज इक्वल टू बी, अभी हमने देखा a प्लस बी था या हम a इक्वल टू बी लिखते थे, बट अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो इससे होगा क्या, इससे एक्चुअल में होगा ये कि आपका जो b मैट्रिक्स है वो a में तो ऐड होगा ही होगा, लेकिन उसका जो रिजल्ट होगा ना वो भी a में स्टोर हो जाएगा। तो अगर मैं इसको आपको ना सिंपल से एक मिसाल देना चाहूँ तो इसकी एग्जाम्पल मैं आपको कुछ इस तरह से दे सकता हूँ कि आप लोगों ने ना एक ना वेरिएबल है a जिसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई है 2 और एक वेरिएबल है b जिसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई है 3। मैं चाहता हूँ कि ये ऐड हो। अब मेरे पास एक तरीका तो ये होगा कि मैं a प्लस बी करूँ तो वो 2 प्लस 3 हो जाएगा 5, बट उसकी वैल्यू मैं कहाँ स्टोर कराऊंगा, एक नया वेरिएबल बनाऊंगा जिसका नाम होगा c, तो उसके अंदर मैं स्टोर कराऊंगा। ऐसा है नहीं है, बट मैं चाहता हूँ यार मुझे नया वेरिएबल ना बनाना पड़े, फिर मैं ये करूँगा, फिर मैं सिंपली ये करूँगा, इस तरह का सिंटैक्स लिखूंगा a प्लस इज इक्वल टू बी। इससे होगा क्या कि a और b की वैल्यू तो ऐड होगी, 2 प्लस 3 5 तो होगा, लेकिन जो उसका आंसर होगा ना वो दोबारा से जाके a में स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह मुझे एक तीसरा वेरिएबल नहीं बनाना पड़ेगा। आई होप आप ये रिलेट कर पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अ डिफरेंट सिनेरियो अ सीरीज कंप्राइज्ड कंपेयर्ड टू द रेगुलर एडिशन ऑपरेटर, नाउ मैट्रिक्स इटसेल्फ बीइंग मॉडिफाइड
टू अकोमोडेट दिस अ रेफरेंस टू कैन बी रिटर्न और दिस ये आप थ्योरी पढ़ लेना, ठीक है। मैं अब यहाँ पढ़ाने नहीं बैठता, तो आप ये थ्योरी पढ़ लेना, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग पढ़ लोगे। मैं बस आपको कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ। इसका भी मैं आपको एक छोटा सा वो दिखा देता हूँ आपके हैंड्स आउट में से प्रोग्राम। तो यहाँ देखें आपके हैंड्स आउट में ये टॉपिक है और इसके ये वाला देखें अगर आप, तो यहाँ पर देखें सिंपल सारी चीज़ें सेम है। आपको सिर्फ इस लाइन पे गौर करना है, बॉडी में क्या हो रहा है उसको आप अपनी तरफ से भी मॉडिफाई कर सकते हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपका जो मेन टॉपिक है ना, ये जो टॉपिक है वो इसके गिर्द रिलेट कर रहा है, चाहे ये भी हमने पढ़ा ना वो भी इसी के गिर्द रिलेट था। ये जो बॉडी में लिखा हुआ है ये उसने अपने एक प्रोग्राम बनाने के लिए लिखा हुआ है, बस आप लोगों ने उस पर इतनी ज़्यादा फोकस नहीं करनी। आप लोग अगर पेपर में अगर डेफिनेशन भी आती है इसकी, तो आप लोग अगर ये वाली लाइन लिख के और यहाँ बॉडी में आप लोग ऐसे ब्लैंक लाइनें लगा के सेमीकोलन भी लगा देते हैं, या ये भी लिख सकते हैं भाई यहाँ पे आपके स्टेटमेंट्स आएंगी, तो तब भी चल जाएगा। ऐसे समझे जनरल सिंटैक्स नहीं जैसे हम लिखते हैं वैसे लिख सकते हैं आप लोग। कोई ये नहीं कि आप लोगों ने प्रोग्राम लिखना, वो उन्होंने समझाने के लिए लिखा हुआ है, राइट। तो इसका क्या तरीका देखें, सारी चीज़ें सेम, बीच में बस जहाँ इक्वल टू ऑपरेटर आ रहा था या भी हमने देखा एडिशन ऑपरेटर आ रहा था उसकी जगह बस प्लस और इक्वल टू का ऑपरेटर इकट्ठा लगा देना। बाकी चीज़ें सेम है, क्लास का नाम भी, ऑपरेटर भी और डाटा मेंबर भी और कॉन्स्ट वगैरह हर चीज़ सेम है बस। तो कोई ज़्यादा कम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, आप लोगों ने इसको जहन पे सवार नहीं करना बस। प्लस ऑपरेटर के बाद एक और चीज़ है वो ये कि ना आप लोग ओवरलोड किस तरह कर सकते हैं। तो ओवरलोड का तरीका भी मैंने आपको बारहा बताया हुआ है। आपके ये जो डेटा मेंबर है ना बीच में ब्रैकेट वाले, ये बस आप चेंज कर देते हैं, बाकी तमाम चीज़ें जो हैं वो सेम रहती है। इसको ओवरलोड बोला जाता है। तो इसका कोई ये ना सोचें कि यार ये प्रोग्राम पता नहीं कोई उठा के दे देंगे या ये कर देंगे वो कर देंगे, नहीं। प्रोग्राम सिर्फ वो उतना देंगे जो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में प्रैक्टिकली भी करके दिखाया है। जो पढ़ाने की चीज़ थी, जो करवाने की चीज़ थी ना, वो मैं आपको करवा चुका हूँ। तो इतना माइंड को रिलैक्स रखेंगे, कोई इतनी कम्प्लेक्स चीज़ इन्होंने नहीं पूछनी आपके पेपर में। जो जिस तरह का प्रोग्राम वो पूछ सकते थे वो मैंने आपको बाकायदा हल करके भी दिखाया था पिछले लेक्चर्स में। ये 2-4 लेक्चर से मैं इसलिए ये इनके प्रैक्टिकल नहीं करवा रहा क्योंकि ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको सिर्फ इनका ना पता होना चाहिए कि इसका सिंटैक्स किस तरह लिखते हैं, ठीक है ना। तो आप वो ऑब्वियसली लिख लेंगे, मुझे आप पे यकीन है। अच्छा, ये ओवरलोड हो गया। इसके बाद माइनस ऑपरेटर, दोनों में डिफरेंस होगा। उसमें क्या करेंगे, सिंपल जहाँ ये प्लस आ रहा है ना इसकी जगह सिर्फ आप लोग माइनस कर देंगे, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। बस जहाँ ये प्लस आ रहा है वहाँ माइनस कर देंगे। इसी तरह मल्टीप्लाई में भी यही करेंगे, जहाँ जहाँ ये प्लस लिखा हुआ है यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर भी जहाँ प्लस इक्वल टू लिखा हुआ है यहाँ मल्टीप्लाई इक्वल टू कर देंगे, और कुछ भी नहीं है। माइनस और मल्टीप्लाई का तो पता ही है आपको। और ये हो गया, राइट। इसके बाद क्या है हमारे पास इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, इसको पढ़ लेते हैं। तो जो इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर हैं ये आप लोग इससे टोटली मानूस हैं कि इंसर्शन ऑपरेटर हमारे पास सी आउट में इस्तेमाल होता है और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर हमारे पास सी इन में इस्तेमाल होता है। बताने के बाद इस पूरी थ्योरी में है, इसको आप खुद से रीड करना। इसमें मैं बताने के बाद ये बता देता हूँ आपको कि जो इंसर्शन ऑपरेटर है ये आपका ओ स्ट्रीम में स्टोर होता है, और जो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है ये आपका आई स्ट्रीम में स्टोर होता है। जब भी आपको कुछ इनपुट से रिलेटेड काम करना हो तो आप एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज़ करते हैं, जब भी आपको कुछ आउटपुट से रिलेटेड काम करना हो तो आप इंसर्शन ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो ये तमाम इसी के बारे में यहाँ पर थ्योरी लिखी हुई है। इसको मैं आप लोगों को एक दफ़ा हैंड्स आउट में से दिखा देता हूँ। अब हैंड्स आउट में भी यहाँ पर वही थ्योरी लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको दिखाई। इसके बाद देखें यहाँ पर ये थोड़ा देखने वाली बात है। देखें जब मैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आई स्ट्रीम। ये एक बात आप लोगों ने याद रखनी है। अब यहाँ पर इतना देखें, इतना याद करना है आप लोगों ने, आई स्ट्रीम, रेफरेंस ऑपरेटर और ऑपरेटर कीवर्ड। ऑपरेटर कीवर्ड के बाद आप लोग ऑपरेटर लिखते हैं, और ऑपरेटर मेरे पास कौन सा है, ऑपरेटर मेरे पास है ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। उसके बाद देखें बिल्कुल सेम चीज़ मैंने यहाँ पर कॉपी की हुई है इधर इतने तक करने के बाद मुझे देखिए सिर्फ ऑपरेटर की जगह मैंने उसका यहाँ पर कोई भी नाम दे दिया। तो ये आप लोग ईजी लिखा हुआ है यहाँ पर, तो आप कोई भी अपनी तरफ से इसको नाम दे सकते हैं। उसके बाद मैंने एक कॉमा लगाया क्योंकि ये 2 आर्गूमेंट लेता है, और ये जो मैट्रिक्स एम लिखा हुआ है ये मेरी जो मैट्रिक्स क्लास बनाई होगी मैंने उसका डेटा मेंबर है। अब इससे क्या हुआ कि ये जो डेटा मेंबर है इस डेटा मेंबर के अंदर मैं इनपुट ले लूँगा और उसको रिटर्न कर दूँगा। ये मैंने कोई पता नहीं लेक्चर, मुझे अब उसका नंबर नहीं याद आ रहा, उसमें ये करके भी दिखाया था, पता नहीं अब कौन सा लेक्चर है मुझे याद नहीं है। और उसके बाद सिमिलरली आई स्ट्रीम हमारे पास ये होता है इनपुट के लिए, और ये जो है ना इफ स्ट्रीम ये होता है फाइल हैंडलिंग में, तो इसको आप बेशक स्किप भी कर दें, कोई मसला नहीं है। उसके बाद आ जाए ओ स्ट्रीम पर। ओ स्ट्रीम हमारे पास होता है आउटपुट के लिए, तो इसके लिए इंसर्शन ऑपरेटर यूज़ होता है। इसमें भी सेम वही सिंटैक्स है, जहाँ आई स्ट्रीम आ रहा था वहाँ ओ स्ट्रीम लिख दें, जहाँ आई स्ट्रीम है वहाँ ओ स्ट्रीम लिखेंगे, बाकी तमाम चीज़ें जो है वो सेम रहेंगी, ठीक है। और इसका जो है आप यहाँ पर कोई भी नाम लिख सकते हैं। इसका यहाँ पर फाइल हैंडलिंग में भी ऑफ स्ट्रीम होता है,
और इसकी फाइल हैंडलिंग में इफ़ स्ट्रीम होती है। तो इफ़ स्ट्रीम हमारे पास इनपुट में इस्तेमाल होती है और ऑफ स्ट्रीम हमारे पास आउटपुट में इस्तेमाल होता है फाइल हैंडलिंग में। बट जो जर्नल इनपुट और आउटपुट लेते हैं उसके अंदर हमारी आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम इस्तेमाल होती है। तो बस यही कुछ आप लोगों ने याद रखना है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आएगा लेक्चर। हमारी ये किताब जो है ख़त्म हो गई है और इसके अंदर ये जो छोटे छोटे ये टॉपिक है ना, रूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग, ये हमारे पास सिंपल वो ये कह रहा है कि आप लोग सिक्वेंशियल ऑर्डर में एग्जीक्यूट करें। आपका प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग भी हो सकता है जिसके अंदर आप लोग कंडीशन यूज़ कर सकते हैं। थर्ड नंबर पर उसने ये बताया कि आप उसके अंदर रेपिटेशन भी इंक्लूड कर सकते हैं, लूप्स वगैरह लगा सकते हैं। इसके बाद है वेरिएबल एंड पॉइंटर। तो वेरिएबल का भी आपको पता है, पॉइंटर्स का भी आपको पता है। एड्रेस स्टोर कराता है, वेरिएबल आपके पास जो है कोई ना कोई वैल्यू स्टोर कराता है। इसके बाद एरेज है, ये भी हम लोगों ने देख लिया कि एरेज कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन होती है जिसके अंदर हम लोग सिमिलर टाइप का डेटा जो है वो स्टोर करा सकते हैं। उसके बाद लूप्स एंड डिसीजन है, ये हमारे पास हम लोगों को पता है। वाइल है, फॉर है, ये लूप्स होती हैं। और डिसीजन मेकिंग इफ़ एल्स, नेस्टेड इफ़ एल्स जो हमारे पास डिसीजन लेने के काम आती हैं वो होती हैं। इसके बाद क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, ये तो हम लोग बड़ी डिटेल से देख चुके हैं, अभी भी वही कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा था क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का। उसके बाद है गार्बेज कलेक्शन। इसमें सिर्फ यही बताया गया कि आप लोग एरो फंक्शन यूज़ करें जब आप क्लासेस का ऑब्जेक्ट रेफर करते हैं ना, तो ये एरो फंक्शन बोला जाता है, ये वाला एरो नोटेशन। तो वो कहता है आप लोग इसको यूज़ करें इंस्टेड ऑफ आप डॉट यूज़ करें, क्योंकि आप डॉट भी यूज़ कर सकते हैं, एरो भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो कहता है आप एरो यूज़ करें, तो ये कहीं ना कहीं उसका फ़ायदे होंगे, तो इसलिए वो कह रहा है। उसके बाद ट्रुथ टेबल है। ट्रुथ टेबल में क्या होता है, ट्रुथ वैल्यूज़ होती हैं जो लॉजिकल एक्सप्रेशन को सोल्व आउट करके हमारे पास मिलती हैं, जैसे ट्रू और फॉल्स की शक्ल में। उसके बाद क्या है, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज हमारे पास डेटाबेस की लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम लोग डेटे को स्टोर करा सकते हैं अपने लोकल में। तो क्योंकि C++ वो हमारे पास पहली लैंग्वेज है जिसने ये स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज को अडॉप्ट किया। तो अगर आप लोग डेटाबेस का कोर्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आप मोस्ट प्रोबेबली स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज ही पढ़ेंगे। तो उसमें आप लोग देखेंगे कि ये ना C++ से इंटीग्रेट हो जाती है और ना हमारा डेटाबेस इसी से हैंडल हो जाता है। जो पहली C++ ही ऐसी लैंग्वेज थी, C++, जिसके अंदर आप लोग ये डेटाबेस इसको कनेक्ट कर सकते। तो ये होती है सिंपली सी स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, और वो भी एक लैंग्वेज है जिसकी मदद से आप लोग डेटाबेस को क्यूरीज की शक्ल में देते हैं और ये आपको प्रोसेस करके आपका डेटा आपके हार्ड डिस्क में स्टोर करा देता है। तो ये इसकी कैपेबिलिटी है। तो ये होगी हमारे हैंड्स आउट मुकम्मल। और जो मैंने आपको काम कहा है कि आप लोग ज़रूर से फीडबैक देना और इस वीडियो के लास्ट में लिख देना प्रिपरेशन डन वगैरह। तो इसके अलावा सब्सक्राइब भी कर देना। तो आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करते जाए। चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देखना तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें और फीडबैक लाजमी से देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।